ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने टोटल कॉस्ट के बारे में सारी बातें देखी थी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यहां तक की चीजें देख ली थी। आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज कॉस्ट के बारे में। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। जब हम बात करते हैं एवरेज की, उसका मतलब होता है पर यूनिट। एक यूनिट की एक मतलब उस हिसाब से कॉस्ट निकालनी। जैसे एएफसी है तो एएफसी मतलब हो गया टीएफसी डिवाइडेड बाय आउटपुट, एवीसी है तो टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट, एटीसी है एसी है तो एसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये हो गया इसका फॉर्मूला, बेसिक है। पर यूनिट कॉस्ट अगर हम फिक्स कॉस्ट की देखेंगे तो वो हो जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट देखेंगे तो हो जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट कैसे होगी? टोटल कॉस्ट को अगर हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगी हमारी एवरेज कॉस्ट। इसको कैसे निकाला हमने? बहुत सिंपल है, देखिए 120 है आपकी टोटल कॉस्ट जो कि फिक्स्ड है कंटिन्यूअसली। हम 120 को लगातार बढ़ते हुए आउटपुट से डिवाइड करते हैं, 120 डिवाइड बाय 0, 120 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2, इस तरह से लगातार करते करते 120 डिवाइड बाय 6 हमने किया तो कितनी आ गई कॉस्ट? 20। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि टोटल में वो फिक्स रहेगी, हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स फैक्टर पे इस्तेमाल होने वाली चीज है। इट विल नॉट बी डिटरमिन्ड बाय द लेवल ऑफ आउटपुट, इट विल रिमेन द सेम। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको ध्यान रखना। वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट 40 को 1 से डिवाइड किया, 76 को 2 से, 102 को 3 से, इसी तरह 234 को 6 से, और अगर कुछ और आगे होता तो उसको भी हम करते, तो हमारी क्या निकलती चली आएगी? वेरिएबल कॉस्ट। मतलब टोटल को जब हमने आउटपुट से डिवाइड कर दिया तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे सामने आ गई। इसकी अगर आप क्वालिटी देखिए, ये लगातार यहां तक कम हुई और फिर यहां के बाद बढ़ना शुरू हो गई। मतलब ये इसका क्या हो गया? मिनिमम पॉइंट। क्या हो गया? ध्यान रखिएगा, अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे। एवरेज कॉस्ट के बारे में अगर हमने देखा, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का समेशन होता है। ऐसे ही एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का टोटल क्या होगा? एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। इसको भी अगर आप देखिए, या तो आप इसको इन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का समेशन है, लेकिन एवरेज है तो टोटल को आउटपुट से डिवाइड करेंगे। 120 को 0 से तो डैश आ जाएगा, कुछ नहीं। 160 को 1 से तो आपका 160 रहेगा। 196 को 2 से, 222 को 3 से, इस तरह से डिवाइड करते हैं। 354 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये लगातार कम हो रही है, यहां तक, यहां पे आके ये मिनिमम हो गई। मींस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम बन रहा है 4th यूनिट पे, और एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम बन रहा है वो किस पे बन रहा है? 5th यूनिट पे। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पहले ही मिनिमम हो जाएगी और फिक्स कॉस्ट कब होगी? टोटल कॉस्ट कब होगी मिनिमम? अपने बाद में। क्लियर? ध्यान रहे, एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम 120 को, यहां पे डैश लगाते हैं ऐसे, 120 को अगर हम 10 लाख से भी डिवाइड कर दें तब भी कैलकुलेटर पे जोड़ के देख लिए क्या आएगा। कैलकुलेटर है किसी पास? करके देख लिए, प्रैक्टिकल पॉइंट के बाद ही आएगा। 120 डिवाइडेड बाय 0.000012, 0.000000 जो भी हो, कैलकुलेटर पे हम इसे कैलकुलेट, क्योंकि इनके कैलकुलेटर में ये देखिए बेचारा अंधा कैलकुलेटर। खैर वो 000 बहुत सारे आ जाएंगे, उसके बाद 12 रहेगा, मतलब 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। एवरेज कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि पर यूनिट कुछ ना कुछ होनी है। क्लियर हो गया यहां तक बात सब? तो ये आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया। अब आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मींस एडिशन टू द टोटल कॉस्ट। जो भी एडिशन हुई है टोटल कॉस्ट से, नंबर ऑफ यूनिट्स के आउटपुट के बढ़ने से, वो होती है टोटल कॉस्ट। मतलब हम जो एक चीज बनाए, यहाँ पे 0 चीजें थी तो टोटल कॉस्ट क्या था? 120। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ थी। अब देखिए 120 से जब हमने आउटपुट बढ़ाया, 0 से 1 पे आए तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 120 से 160, मतलब कितनी बढ़ी? 40। फिर एक यूनिट से जब हमने 2 यूनिट बनाया तो दूसरी यूनिट के बढ़ने से कितना बढ़ा? 196। देखिए वर्ड पे ध्यान दिएगा, 2 यूनिट, देखिए एक यूनिट से कितना था? 160, 2 से हो गया 196, तो दूसरी वाली से कितना हुआ? सेकेंड वन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड। फर्क है ना? तो एडिशन कितना हुआ? 36। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आया? 26। तो जो डिफरेंस होगा टोटल कॉस्ट के बीच में वो क्या होगा? मार्जिनल। अब मार्जिनल के साथ भी देखिए यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे ही मिनिमम हो गया।
तो देखिए तीनों का मिनिमम पॉइंट अलग अलग बन रहा है। इन सब चीजों को अलग अलग कर्व में अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो आपके कर्व कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। इकोनॉमिक्स में कर्व बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना, किसी भी चीज का कर्व ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कर्व ये डिटरमिन करता है कि आप थ्योरी को कितना हद तक समझ पाए हैं और कितना हद तक उसको ग्रास्प कर पाए। तो ये कर्व जो है ये डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन आपने सही किया या गलत किया है। तो यहीं पे थ्योरी डिसाइड हो जाती है। अब आप देखिए इस साइड पे कर्व, पहले पैराग्राफ में कर्व में हमेशा क्या लिखा जाता है, ऑन वाई एक्सिस वी आर शोइंग द कॉस्ट, एक्स एक्सिस शोज द आउटपुट, AFC is the average fixed cost which is continuously falling. AVC and AC both are U-shaped curve which is shown on the curve. Clear? AVC is at its minimum at point A and AC is at its minimum at point B with the corresponding output at OQ and OQ1 respectively. Am I clear? तो अब देखिए इस शेड्यूल को अगर उससे कंपेयर कीजिए तो AVC यहाँ पे मिनिमम है और उसके बाद AC मिनिमम हुआ है। तो देखिए AC पहले, AVC यहाँ पे पहले मिनिमम हो गया और AC बाद में मिनिमम हुआ। Got it or not? है कर्व में वही चीज यहाँ टेबल में है, कोई फर्क तो नहीं है। कर्व सिर्फ धागे नहीं होते हैं कि हमने खाली धागे बना दिए, ऐसे लाइनें बना दी, लाइनें नहीं है, वो पूरी थ्योरी है। वहां पे समझना है कि देखिए यहाँ AVC अगर आप बाद में मिनिमम करेंगे तो थ्योरी के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो कर्व में सब चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी होती है। क्लियर? अब इस कर्व को सॉल्व कैसे करते हैं, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1, द गैप बिटवीन। आप ऐसे बहुत कायदे से साफ सुथरा लिखिएगा, एग्जामिनर को अच्छा लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा द गैप बिटवीन AVC एंड AC। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गैप बिटवीन AVC एंड SAC। तो देखिए द गैप बिटवीन AC एंड AVC, it is larger at the initial stages and it gets closer. Yeah, the gap between both the things becomes shorter at the later stages. Later, क्यों ये गैप यहाँ ज्यादा और यहाँ पे कम क्यों हो रहा है? Because in between this AC and AVC lies the AFC. लाई करता है ना? देखिए यही तो फॉर्मूला होता है, SAC is equals to AFC plus AVC। तो AVC और SAC के बीच में क्या आ रहा है? AFC आ रहा है। अब देखिए AFC पहले ज्यादा है तो गैप भी ज्यादा है, AFC बार बार कम होता चला गया तो गैप भी कम होता चला गया। यही लिखना है आपको। तो गैप बिटवीन AVC एंड SAC इज लार्जर एट द इनिशियल स्टेजेस बिकॉज AFC इज एट हायर पोजिशन। और जैसे जैसे AFC कम हो रहा है देखिए गैप भी कम हो रहा है। एंड सिंस AFC विल नेवर बिकम जीरो, एवरेज कॉस्ट विल नेवर बिकम जीरो, so the gap between these two will never be मतलब these both lines will never touch each other। ये दो कभी भी कोलिजन नहीं होगा आपस में इन दोनों कर्व्स का। ये दोनों कर्व कभी भी आपस में टच नहीं, भले जितने करीब आ जाएं, ये इतने करीब आ जाएं कि इस मार्कर से बन भी ना पाए, तब भी ये गैप कभी खत्म नहीं होगा। Am I clear or not? पहला पॉइंट हो गया कि द गैप बिटवीन these two curves। Is it clear? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका शेप ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल पहला हो गया ना, इसका दूसरा सवाल क्या हो गया? लिखते रहिएगा पॉइंट्स। पहला पॉइंट हो गया गैप, दूसरी बात हम करते हैं शेप ऑफ द कर्व। अब इस शेप में तीनों कर्व्स की बात करेंगे हम, AFC की बात करेंगे, AVC की बात भी करेंगे और SAC की बात भी करेंगे। AFC का कर्व शेप ऐसा क्यों है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या होती है शॉर्ट रन में? कांस्टेंट। तो वो एवरेज जब पर यूनिट निकालेंगे तो क्या होगी? लगातार गिरती हुई। जैसे जैसे नंबर ऑफ आउटपुट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट क्या होगी? एवरेज में गिरती चली जाएगी। इसलिए ये लगातार गिरता चला जा रहा है, लेकिन क्योंकि एवरेज कभी जीरो नहीं होता इसलिए ये गैप चाहे जितना एक्स एक्सेस से कम हो जाए लेकिन कभी एक्सेस को टच नहीं करेगा। फिर आता है AVC का शेप ऐसा क्यों है? AVC का ये शेप है यू शेप। यू शेप का मतलब यू ये नहीं होता है, ठीक है, ये भी हो सकता है लेकिन ये सिर्फ यू ही नहीं होता, वो ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है। मतलब गिरता हुआ हिस्सा छोटा भी हो सकता है और बढ़ता हिस्सा भी छोटा हो सकता है। यू शेप चाहे AC और चाहे AVC हो, एक ही वजह होती है। वो क्या होती है इन दोनों की वजह? लॉ ऑफ
वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या कहता है कि एज मोर एंड मोर वी अप्लाई द वेरिएबल फैक्टर ओवर अ गिवन फिक्स फैक्टर। पिछली वीडियो में बात की थी हमने, ट्रक का एग्जांपल दिया था। जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स को हम अप्लाई करते जाते हैं फिक्स फैक्टर पे, हमारे रिटर्न्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, इंक्रीजिंग होते जाते हैं। या हम यूं कहें जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे ज्यादा, वैसे वैसे क्या होगा, उस सब्जेक्ट में मेरा कमांड हासिल होता जाएगा। हम स्पेशलाइज्ड होते जाएंगे, कम मेहनत करना पड़ेगी और हमें रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। जैसे इस टाइम हम कर रहे हैं, बिना किसी किताब के, बिना किसी टॉपिक के हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के स्पेशलाइज्ड हो गए, मेहनत कम पड़ ली है, काम ज्यादा, आउटपुट ज्यादा। अगर हम इतने टाइम से पढ़ा ना रहे होते, स्पेशलाइज ना होते, तो हम एक एक लाइन पढ़ रहे होते यहाँ पे। हाँ, तो बच्चों देखो कॉलम नंबर 5 इन द टेबल। हाँ, इसका मतलब ये हुआ हम रीडिंग लगा रहे होते, या कहते हैं हाँ भाई खड़ो जाओ रीडिंग लगाओ, बैठे सुन रहे हैं। हाँ, ये सुन लिया सब बच्चों ने? हाँ भाई, यही होता है, ऐसे ही होता है ना, अक्सर क्लासेस में ऐसे ही होता है ना। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है क्लास में? टीचर आई, अंदर आई, हाँ भाई बुक निकाली बच्चों, हाँ निकाल आई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, रीडिंग लगाओ, लग गई रीडिंग, चलिए भाई यही होता है बस। हाँ, तो लिख ली, यही जो है इसको नोट बनाए कर ले आइएगा। तो ये होता है स्पेशलाइजेशन ना होने के नतीजा। चलो खैर, पढ़ाई में ध्यान दो, हो गया क्लियर? ये स्पेशलाइजेशन ना होने का नतीजा होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शायद बुक में भी आपको नहीं मिलेगा। मैंने आपसे कहा कि ये गैप यहाँ पे से ये मिनिमम पे आ गया और ये यहाँ पे मिनिमम हुआ, ऐसा क्यों? सवाल है ना, सवाल हो सकता है, हमेशा हो सकता है। एवीसी पहले मिनिमम हो रहा है और एसी बाद में मिनिमम हो रहा है, ऐसा क्यों? ध्यान से देखिएगा, ये एसी जो है वो किससे मिलके बना है? इस कर्व से और इस कर्व से। यहाँ पे इसकी बढ़ने की जो स्लोप है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे इसकी जो बढ़ने की स्लोप है, मतलब इसकी जो चढ़ाई है वो धीरी है, इसकी स्पीड धीरी है ना। अगर यहाँ पर से एक बॉल यहाँ पे हम लुढ़काएं तो ये धीरे उतरेगी, यहाँ पे धीरे उतरेगी। स्लोप कहाँ, धीरी कहाँ है स्लोप? ये या ये? मतलब अगर पैर फिसले ऊपर छोड़ दो, ये दोनों में देखो, यहाँ तेज कहाँ गिरोगे? ऐसी ढलान होगी तो तेज गिरोगे, या ऐसी ढलान होगी तो तेज गिरोगे? ये ना, ये तेज ढलान कहलाती है ना। तो भैया तेज ढलान ये है या ये है? नीचे वाली है ना तेज, इसका मतलब गिरने की स्पीड तेज है। किसकी? एएफसी की। इसके बढ़ने की स्पीड धीरे है। मान लो मिसाल के तौर पे इसके गिरने की स्पीड है -10 और इसके बढ़ने की स्पीड है +5, तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ेगा? -5। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ये गिर रही है -10 से, ये बढ़ रही है +5 से, तो इंपैक्ट क्या पड़ा? -5 तो रहा। तो देखो ये भी गिर रही है, स्लोप ध्यान देना, एसी का स्लोप देख लो और एएफसी का स्लोप देख लो, इसका स्लोप धीरा है और इसका स्लोप तेज है नहीं है? कर्व में सब कुछ होता है, इसीलिए कहा जाता है, देखो ध्यान से। अब इसके बढ़ने की स्पीड देखो तेज है कि इसके गिरने की स्पीड? एवीसी बढ़ रहा है तेजी से या एएफसी गिर रहा है? ये ना, ये देखो, ये स्पीड देखो, ये कितनी देर ढलान है, तो इसके बढ़ने की स्पीड हो गई प्लस का मान लो 15 और इसके घटने की स्पीड हो गई घटती हुई कितनी? -5। तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा? प्लस का 10। तो अब देखो दोनों स्पीड बढ़ रही है, दोनों ढलाने ऊपर की देख लो, दोनों चीजें चढ़ रही है ना ऊपर। किसकी तेज है? एसी की या एवीसी की? है ना, देख लो इंपैक्ट आया ना? क्लियर हुई बात? इसलिए एसी पहले बढ़ना शुरू कर देता है, एवीसी, और एसी बाद में। क्यों? क्योंकि एसी जो है समेशन है किसका? एएफसी का और एवीसी का। और क्योंकि एएफसी लगातार यहाँ शुरू में गिर रही होती तेजी से और ये धीरे बढ़ रही होती, इसलिए गिरती रहती है। और जब ये गिरना शुरू करती है लेकिन धीरे स्पीड से और इसके बढ़ने की स्पीड तेज हो जाती है, तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ जाता है? बढ़ता हुआ। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो यू शेप समझ में आ गया। यू शेप को प्रॉपर्ली आपको लॉ ऑफ रिवोल्यूशन से समझ लेना। इसकी पहले वीडियो हम बना चुके हैं, आप लोग देख भी चुके होंगे, पढ़ भी चुके हैं, तो वहां उस पूरे चीज को आपको सम अप करके लिखना है। शॉर्ट में हमने एग्जाम्पल दे दिया डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर का। क्लियर हो यहाँ तक बात? अब इसके अंदर हम एक बात हमेशा बच्चों को बताते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए, पिछली बार भी बताई थी हमने। अगर आप कांस्टेंट रहते हैं विद द चेंज, यहाँ पे आउटपुट चेंज हो रहा है, अगर आप कांस्टेंट रहते हैं, कोई चेंज नहीं आता आपके अंदर, बिल्कुल अकड़े में, बदलेंगे नहीं हम, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम तो आज भी छोटा वाला मोबाइल, बहुत फख्र से कुछ लोग कहते हैं हम तो आज भी छोटा वाला बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं। बेवकूफी करते हैं अगर आप करते हैं।
जमाना चेंज हो रहा है, आप भी चेंज हो जाइए, है ना। अगर आप चेंज नहीं होंगे, ध्यान से देखिए, अगर आप चेंज नहीं होंगे, आप अपने में वही रहेंगे, तो जमाने के बदलने से आप लगातार अपने अंदर गिरावट महसूस करेंगे। जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरती रहती है लगातार, एवरेजली आप गिरते रहेंगे, क्योंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है पर यूनिट। तो अगर आप टोटल में देख रहे हैं कि मैं तो वही हूं जहां था, फख्र से कह रहे हैं मैं तो वही हूं जहां था, आप वही है जहां थे, लेकिन ऑन एन एवरेज आप लगातार गिरते जा रहे हैं, जमाने के हिसाब से आप पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी लाइफ होती है जैसे कि एसी है, थोड़ी बहुत चेंजेस भी लाइए अपने अंदर, लेकिन थोड़ा सा अपने उसूलों को लेके कांस्टेंट भी रहिए। जैसे फिक्स कॉस्ट की तरह कांस्टेंट रहिए, वेरिएबल कॉस्ट की तरह थोड़ा बहुत चेंज लाइए, तब जाके आप एवरेज कॉस्ट की तरीके से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। आपकी जिंदगी में गिरावट भी आएगी, उसमें सब्र कीजिए, मेहनत कीजिए, तो फिर से आप उठना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मिसाल हम हमेशा दे देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात?